आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आईसीटी स्किल्स चैप्टर में हमारे पास 2 यूनिट्स हैं। पहला है डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड दूसरा है अप्लाई बेसिक स्किल्स फॉर केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ कंप्यूटर। दोनों यूनिट्स को इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। बेसिक से पढ़ेंगे बिल्कुल और एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। देखिए, तो आपको पता है कि कंप्यूटर वेरी यूजफुल मशीन होता है, सभी को पता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रॉपर्ली स्टार्ट द कंप्यूटर एंड आफ्टर फिनिशिंग द वर्क इट नीड्स टू बी प्रॉपर्ली शट डाउन। ये इंपॉर्टेंट है कि हम कंप्यूटर को प्रॉपर्ली स्टार्ट करें और कार्य खत्म करने के बाद उसको प्रॉपर्ली शट डाउन कर दें। इफ द पावर ऑफ द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ एंड द फाइल्स यू आर वर्किंग ऑन वर नॉट क्लोज्ड। अगर पावर ऑफ कर दी है आपने कंप्यूटर की और जिन फाइल्स पे आप काम कर रहे थे वो क्लोज नहीं हो पाई, अगर आपने कंप्यूटर को पावर ऑफ कर दिया है लेकिन जिन फाइल्स पे आप काम कर रहे थे पावर ऑफ करने से पहले वो क्लोज नहीं हो पाई, द फाइल्स एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम मे गेट करप्टेड। तो आपकी फाइल्स और ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो सकता है। अच्छा भैया, ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है ये तो बता दो, आओ समझ लो। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर दैट सर्व्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर। यूजर यानी कि जो कंप्यूटर को यूज करता है, तो यूजर और कंप्यूटर के बीच में एक इंटरफेस की तरह काम करने वाला सॉफ्टवेयर ही आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक सॉफ्टवेयर है जो कि यूजर और कंप्यूटर के बीच में एक इंटरफेस की तरह काम करता है। अच्छा, एग्जाम्पल से समझाओ। जैसे आपका विंडोज हो गया, एंड्रॉयड हो गया, iOS हो गया, ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल हैं और इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल में भी बात करनी है तो आगे करेंगे, थोड़ा धैर्य तो रखो। कुछ फंक्शंस देख लो ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या है। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम को हम शॉर्ट में ओएस बोलने वाले हैं। क्या बोलेंगे? ओएस, ओ फॉर ऑपरेटिंग, एस फॉर सिस्टम। तो क्या क्या फंक्शंस है इसके? इट मैनेजेस ऑल द डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर एंड कीप्स ट्रैक ऑफ द स्टेटस ऑफ द डिवाइस वेदर इट इज बिजी और नॉट। यानी कि ये कंप्यूटर के सारे डिवाइसेस को ट्रैक करता है। डिवाइसेस बोले तो प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, स्पीकर हो गया, तो जितने भी डिवाइसेस आपने कंप्यूटर से कनेक्ट कर रखे हैं सभी को क्या करता है? कंट्रोल करता है, मैनेज करता है और बताता है कि कौन सा डिवाइस फ्री है और कौन सा डिवाइस बिजी है। बिजी होने का मतलब, मान लो प्रिंटर कनेक्टेड है मेरे कंप्यूटर से, तो मैंने उसको कमांड दे रखी है प्रिंट की, तो वो प्रिंट कर रहा है, वो बिजी हुआ ना। ये सब चीजें वो ट्रैक करता है। कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। इट ऑल्सो चेक्स वेदर द डिवाइस इज फंक्शनिंग प्रॉपर्ली और नॉट। ये चेक करता है कि जो डिवाइस है वो प्रॉपर्ली फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इट ऑल्सो कंट्रोल्स सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को भी कंट्रोल करता है। एंड इट मैनेजेस द कंप्यूटर मेमोरी एंड कीप्स ट्रैक ऑफ विच मेमोरी स्पेस इज इन यूज बाय विच प्रोग्राम एंड विच स्पेस इज फ्री। ये हमारे कंप्यूटर की मेमोरी को भी ट्रैक करता है और बताता है कौन सी मेमोरी स्पेस फ्री है और कौन सी मेमोरी स्पेस यूज में है और किस प्रोग्राम के द्वारा वो यूज की जा रही है। इट मैनेजेस द स्ट्रक्चर ऑफ द फाइल्स एंड डायरेक्टरीज इन अ कंप्यूटर सिस्टम। फाइल्स और फोल्डर्स को भी ये मैनेज करता है। इट कीप्स ट्रैक ऑफ अमाउंट ऑफ डिस्क स्पेस यूज्ड बाय अ स्पेसिफिक फाइल। किस फाइल के द्वारा डिस्क पर कितना स्पेस यूज किया जा रहा है वो भी ये ट्रैक करता है। इट अलाउज यू टू क्रिएट, कॉपी एंड मूव एंड डिलीट फाइल्स। ये आपको अलाउ करता है कि आप फाइल्स को क्रिएट करें, कॉपी करें, मूव करें, डिलीट करें। यानी फाइल्स का क्रिएशन, कॉपी करना, मूव करना, डिलीट करना आप किसकी हेल्प से कर पाते हो? ऑपरेटिंग सिस्टम के बदौलत ही आप ये काम कर पाते हो। अच्छा भैया, इतने सारे आपने इसके वो बता दिए फंक्शंस, तो आप इनमें से कम 5 तो याद कर ही लो, है ना। कम से कम 5 याद कर लो। एग्जाम में 4 लिखने को आते हैं तो उनमें से आप 4 तो लिख ही दोगे ना, लिख दोगे ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम समझ लीजिए। 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, ये बोल रहा है, लेकिन मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, तो आइए समझ लेते हैं। डीओएस यानी कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बाद आता है विंडोज, ठीक है। और आगे बात करें लिनक्स, फिर आपके कुछ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स आते हैं जैसे कि एंड्रॉयड, सिम्बियन, विंडोज और आईफोन। विंडोज को जो है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। लिनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि पीसी यानी कि पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए डिजाइंड होता है। ये फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। अच्छा, टाइप्स अब हम समझते हैं। ये तो आपके एग्जाम्पल्स हो गए, ये वाले है ना, ये वाले आपके एग्जाम्पल हो गए। अब हम समझ लेते हैं टाइप। पहला आता है आपका इंटरएक्टिव यानी कि जीयूआई बेस्ड, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इसकी फुल फॉर्म होती है जीयूआई की। ये यूजर फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें कि कमांड्स को हम डालते हैं माउस की मदद से, क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करते हैं, सिंगल क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करते हैं माउस से, है ना। और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इसका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इसका एग्जाम्पल है। अब आगे आता है सिंगल यूजर सिंगल टास्क। नाम से पता चल रहा है कि एक ही यूजर है, सिंगल यूजर है और एक बार में एक ही काम कर सकता है। तो इसमें this type of operating system allows only one user to do a task on the computer and one thing at a time। एक टाइम पे एक ही काम कर सकता है यूजर। ये हो गया सिंगल यूजर सिंगल टास्क। अब सिंगल यूजर मल्टीटास्क में क्या होगा? एक ही यूजर यूज कर पाएगा लेकिन मल्टीपल टास्क कर पाएगा एक ही समय पर। समझ रहे हो बात को? दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज्ड ऑन डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स,
where one single user can operating on several programs at a same time. For example, Windows, Apple, Mac OS are examples of single user multitask. इसके एग्जाम्पल हो गए आपके विंडोज और मैक ओएस। समझ गए बात को? तो एक ही समय पर बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे अभी तो माइक्रोसॉफ्ट एज भी खोल रखा है और जो स्क्रीन रिकॉर्डर है वो भी खोल रखा है, सेम टाइम पे मैं दोनों सॉफ्टवेयर को यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया सिंगल यूजर मल्टीटास्क। अब आता है मल्टी यूजर, यानी कि यूजर्स भी एक से ज्यादा हो सकते हैं सेम कंप्यूटर पे। ऑपरेटिंग सिस्टम इनेबल्स मल्टीपल यूजर्स टू वर्क ऑन द सेम कंप्यूटर एट डिफरेंट टाइम्स और साइमल्टेनियसली, यानी कि अलग अलग समय पर भी मल्टीपल यूजर्स काम कर सकते हैं, और साइमल्टेनियसली बोले तो एक साथ भी मल्टीपल यूजर्स सेम कंप्यूटर पे काम कर सकते हैं, वो होता है आपका मल्टी यूजर। अब आता है आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज पे तुरंत की तुरंत रिएक्ट करना, यानी कि जो कमांड मैंने अभी दी है उसको तुरंत एग्जीक्यूट करना एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर। ठीक है, समझते हैं इसको। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज्ड टू कंट्रोल मशीनरी, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स लाइक रोबोट्स इन कॉम्प्लेक्स एनिमेशंस एंड कंप्यूटर कंट्रोल्ड ऑटोमेटेड मशीन्स, यानी कि जो ऑटोमेटेड मशीन्स होती हैं, जो ऑटोमेटेड मशीन्स होती हैं जिनको कंप्यूटर के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, और रोबोट्स वगैरह में इसका यूज होता है, किसका? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है, अ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट दैट रिएक्ट्स टू अ इनपुट विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। जो भी मैंने इनपुट दिया है कंप्यूटर को, जो भी मैंने इनपुट दिया है ऑपरेटिंग सिस्टम को, वो तुरंत के तुरंत एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में उसका रिएक्ट करेगा, यानी उस कमांड को एग्जीक्यूट करेगा। इट मैनेजेस द रिसोर्सेज ऑफ अ कंप्यूटर सो दैट एनी पर्टिकुलर ऑपरेशन इज एग्जीक्यूटेड इन सेम अमाउंट ऑफ टाइम एवरी टाइम इट इज एक्सिक्यूटेड। एक फिक्स टाइम होता है किसी भी कमांड को, किसी भी ऑपरेशन को करने का, तो जितने टाइम में होना चाहिए और जितने टाइम में हर बार होता है वो उतने ही समय में उसको एग्जीक्यूट कराना होता है। एग्जांपल्स विंडोज सीई एंड लिनक्स ओएस इसके रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल है। आगे बात करें डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको मिटा दूं मैं। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? इसमें कुछ भी नहीं है। देखो, मैंने एक कंप्यूटर्स का एक नेटवर्क बनाया। नेटवर्क का मतलब होता है कि मैं दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स को या तो वायर की मदद से या फिर बिना वायर से सैटेलाइट की मदद से कनेक्ट कर दूं। तो अभी आप इतना समझ लो, दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स को मैंने कनेक्ट कर दिया, तो इसको मैंने बोल दिया नेटवर्क। अब नेटवर्क मैंने कुछ इस तरह से बनाया कि चार कंप्यूटर मैंने कनेक्ट किए और चारों कंप्यूटर्स को एक सिंगल इंटीग्रेटेड कंप्यूटर मैंने बना दिया, यानी कि मैंने कनेक्ट कर दिया चार कंप्यूटरों को। अब ये एक कंप्यूटर की तरह काम करेंगे, इन सभी की मेमोरी एक ही जगह स्टोर होगी। इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, runs on a set of computers that are interconnected by a network. It combines the different computers in the network into a single integrated computer and storage location. Example Windows, Unix and Linux. ठीक है, याद रखना एग्जांपल्स। आगे बात करते हैं मेन्यू, आइकन्स एंड टास्क बार ऑन द डेस्कटॉप। तो डेस्कटॉप पे हमारे मेन्यू होती है, आइकन्स होते हैं, टास्क बार होते हैं। क्या क्या होता है समझते हैं। डेस्कटॉप बोले तो जब भी हम स्क्रीन खोलते हैं, सबसे पहले अपना कंप्यूटर जब ओपन करते हैं तो सामने आपको जो स्क्रीन दिखाई दे रही है ना, ये वाली, इसको हम बोलते हैं डेस्कटॉप। ठीक है, आइए, तो विंडोज 7 है एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, पता है आपको, और इसको हम पर्सनल कंप्यूटर्स पे यूज करते हैं, पीसी पे हम इसको यूज करते हैं। जब हम विंडोज 7 को लोड करते हैं तो पहली जो स्क्रीन आपको दिखाई देती है उसको डेस्कटॉप बोलते हैं। डेस्कटॉप पे आपको बहुत सारे कंपोनेंट्स दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पे इनके बारे में चर्चा करेंगे अभी। तो सबसे पहले जो आपको बैकग्राउंड पिक्चर दिखाई दे रही है उसको वॉलपेपर बोलते हैं। ठीक है, जो आपको बैकग्राउंड में पिक्चर दिखाई दे रही है ये, इसको वॉलपेपर बोलते हैं। जो स्मॉल पिक्चर्स दिखाई दे रही है यहाँ पे, ये वाली, कलर चेंज कर लूँ, अब पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। तो ये वाले जो आपको छोटी छोटी पिक्चर्स दिखाई दे रही है ना, इनको हम बोलते हैं आइकन्स। क्या बोलते हैं? आइकन्स। ठीक है, अच्छा, आइकन्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं? आइकन रिप्रेजेंट करते हैं फाइल्स को, फोल्डर्स को, एप्लीकेशंस को। जैसे कि यहाँ पे आपका एक ये वाला जो है फाइल है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल है ये, है ना, ये होगी आपकी फाइल। ये वाला है आपका एक फोल्डर, यानी कि फोल्डर में क्या होते हैं? फाइल्स होती हैं फोल्डर में। फोल्डर के अंदर फोल्डर भी हो सकता है और फाइल्स भी हो सकती है। यहाँ पे एक एप्लीकेशन है, आपका फेसबुक है। ठीक है, ये भी एप्लीकेशन है। ठीक है, तो आपका जो आइकन है वो रिप्रेजेंट कर सकता है फाइल, फोल्डर और एप्लीकेशंस को। ये वाला भी क्लियर है आपका। ठीक, फोल्डर, एप्लीकेशंस। एट द बॉटम ऑफ डेस्कटॉप इज द लॉन्ग बार कॉल्ड द टास्क बार। तो बॉटम पे यानी कि सबसे नीचे आपको एक लॉन्ग बार दिखाई दे रहा है जिसको हम टास्क बार बोलते हैं। टास्क बार में आपको लेफ्ट साइड पे एक स्टार्ट बटन दिखाई देता है और उसके अलावा यहाँ पे आपको कुछ सॉफ्टवेयर्स दिखाई देते हैं जो आप एप्लीकेशन से यूज कर रहे हो करेंटली, वो आपको दिखाई देते हैं। मैं अपने कंप्यूटर में दिखाता हूँ आपको, मेरा विंडोज 10 है। यहाँ पे आपको स्टार्ट बटन दिखाई दे रहा है कोने में लेफ्ट में,
उसके अलावा यहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट एज में यूज कर रहा हूँ तो टास्क बार में वो भी आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ पे तो लेफ्ट में आपका स्टार्ट बटन होता है और आगे बढ़ते हैं। इनके बारे में हम सभी जानते हैं लेकिन फिर भी बात कर लेते हैं। कंप्यूटर के बारे में बात करें, मतलब जो सबसे पहला जो आपको आइकन दिखाई दे रहा है यहाँ पे कंप्यूटर नाम का ये वाला, इसके बारे में समझते हैं। तो इसमें सारी की सारी स्टोरेज एरियाज दिखाई देते हैं आपके। जैसे उस पर आप डबल क्लिक करते हो तो कुछ इस तरह से खुल के आता है। यहाँ पे लोकल डिस्क सी, लोकल डिस्क डी, लोकल डिस्क एफ, इनके बारे में ये बताता है कि इसमें कितनी स्टोरेज बाकी है और क्या क्या इनके अंदर स्टोर्ड है। तो यहाँ पे आप सभी ड्राइव्स, फाइल्स और फोल्डर्स को एक्सेस कर सकते हो। और जब आप डबल क्लिक करते हो कंप्यूटर आइकन पे तो ये चीज खुल के आती है, ये दिखाया गया है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे जो है ये 3 बटन दिखाए हुए हैं। ये जो माइनस का बटन होता है इसका मतलब होता है मिनिमाइज। ये जो बड़ा वाला एक रेक्टेंगल बना हुआ है इसको मैक्सिमाइज बोलते हैं। और ये क्रॉस वाला है इससे क्लोज हो जाता है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे ये वाला देखो माइनस वाला बटन दबा दूं तो ये जो है यहाँ से गायब हो गया सब कुछ, यानी कि वो बंद हो गया। बंद नहीं हुआ है लेकिन बैकग्राउंड में वर्क कर रहा है यार। यहाँ से मैं इसको फिर से ओपन कर सकता हूँ। अगर मैं ये वाला बटन दबा दूं, अभी देखो ये वाला बटन दबा दूं, अब फिर से सुनो, अब ये जो है ना ये है आपका मिनिमाइज। इससे अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं तो ये जो है गायब हो जाएगा। अब यहाँ पे ये आपको रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है, ये होता है आपका मैक्सिमाइज। इस पर क्लिक करूंगा तो वो फुल स्क्रीन पे खुल जाएगा। लेकिन अगर ये क्लोज दबा देता हूं तो ये आपका बंद हो जाएगा। बंद करूंगा नहीं फिर आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो इसको मैं और फुल स्क्रीन करके आपको समझा देता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टास्क बार आपको बता दिया लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार होता है। टास्क बार पे लेफ्ट पे स्टार्ट बटन होता है और राइट पे आपका डेट और टाइम होता है। यहाँ पे देख लो डेट और टाइम लिखा हुआ है आपको। 4 जनवरी 2023 को ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है, आप देख सकते हो। ठीक है, और समय हो रहा है 12:16 दोपहर के। यू कैन ऑल्सो सी आइकन्स ऑफ एक्टिव एप्लीकेशंस। एक्टिव एप्लीकेशंस मैंने अभी बताया था, जैसे कि यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एज यूज कर रहा हूँ मैं, तो इसका जो है आइकन आपको यहाँ पे दिखाई देगा। इस तरह से टास्क बार होता है आपको और दिख रहा है आपको। बस स्टार्ट बटन के लेफ्ट, भाई कितनी बार बताएगा ये, स्टार्ट बटन टास्क बार के लेफ्ट पे होता है। स्टार्ट बटन पे क्लिक करने से आपकी स्टार्ट मेनू ओपन हो जाती है इस तरह से, और यहाँ से आप किसी भी प्रोग्राम को, किसी भी एप्लीकेशन को यूज कर सकते हो। कोने में आपको यहाँ पे देख सकते हो एक शटडाउन का बटन दिखाई देता है, तो इससे आप कंप्यूटर को टर्न ऑफ कर सकते हो। एक ऑल प्रोग्राम का बटन दिखाई देता है, यहाँ पे विंडोज 7 की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे ऑल प्रोग्राम का बटन आपको दिखाई देगा। इससे आपको सारे के सारे इंस्टॉल्ड प्रोग्राम्स दिखाई देंगे। आप किसी भी एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हो वहां से। नीचे एक सर्च बॉक्स है, यहाँ पे आप किसी भी फाइल को, किसी भी प्रोग्राम को सर्च कर सकते हो, किसी भी फाइल को, किसी भी फोल्डर को, किसी भी एप्लीकेशन को। कंट्रोल पैनल से आप बहुत सारी सेटिंग्स को चेंज कर सकते हो। अगर आप IT 402 आपके पास सब्जेक्ट है, यानी कंप्यूटर आपके पास है, तो आपको पता होगा कंट्रोल पैनल के बारे में थोड़ा सा। अगर आपके पास नहीं है कंप्यूटर तो आपको फिर भी शायद पता हो सकता है। कंट्रोल पैनल से हम बहुत सारी सेटिंग्स को मैनेज कर सकते हैं अपने कंप्यूटर को। ठीक है, रिसाइकल बिन में क्या होता है, हम जितनी भी फाइल्स एंड फोल्डर्स अपने कंप्यूटर में डिलीट करते हैं वो रिसाइकल बिन में जाती है। रिसाइकल बिन से आपके पास एक और मौका होता है कि आपने जो फाइल्स गलती से डिलीट कर दी है उनको आप वापस लेके आ सकते हो। आगे बढ़ते हैं। ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स के एग्जाम्पल हैं, विंडोज सीई, सिम्बियन, ये सब। कुछ क्वेश्चंस आपके सामने दिए हुए हैं, इनको आप ट्राई कर लेना। ये PDF अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा मैं, वहां से क्वेश्चंस ले लेना और आराम से ट्राई कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। फाइल और फोल्डर्स का जो स्ट्रक्चर होता है उसको समझ लेते हैं। जैसे आपकी डिस्क D है, इसके अंदर आपके 2 फोल्डर हैं। ठीक है, अब दोनों फोल्डर के अंदर और भी फोल्डर्स हो सकते हैं और फाइल्स भी हो सकती है। जैसे फोल्डर 1 है, इसके अंदर मैंने एक फाइल डाल रखी है और एक दूसरा फोल्डर डाल रखा है। फिर उस दूसरे फोल्डर के अंदर भी मैंने 2 फाइल डाल रखी है। उसी तरह से दूसरा फोल्डर है, उसके अंदर एक फोल्डर है और उसके अंदर फिर 2 फाइल है। अच्छा, ये वाला जो फोल्डर है ना, इसके अंदर भी एक और फोल्डर हो सकता है। कुल मिला के बात ये है कि हम एक फोल्डर के अंदर कोई फाइल भी रख सकते हैं और फोल्डर्स भी रख सकते हैं, और फिर उस फोल्डर के अंदर भी और फोल्डर रख लो और फाइल रख लो, आपकी मर्जी है। समझ में आ गया? ठीक है, इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एवरीथिंग यू स्टोर ऑन योर कंप्यूटर इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फाइल। आप कोई भी टाइप का डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ भी बनाते हो तो आप वो फाइल की फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है, जो मैं जिस PDF से आपको पढ़ा रहा हूँ वो भी एक फाइल ही है, PDF फाइल है। तो फाइल सिस्टम इज अ वे इन विच यू गिव नेम टू अ फाइल, स्टोर एंड रिट्रीव इट। तो आप फाइल का नाम डालते हो, उसको स्टोर कर लेते हो, उसको जब चाहे देख लेते हो। ठीक है, तो फाइल के नाम रखने के स्पेसिफिक कन्वेंशन होते हैं, यानी कि कुछ ना कुछ तरीके होते हैं फाइल्स के नाम रखने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स,
कि आप कितने कैरेक्टर्स में उस फाइल का नाम रख सकते हो। किसी का होता है जैसे 100 कैरेक्टर्स, तो 100 कैरेक्टर से ज़्यादा लंबा उसका नाम रख ही नहीं सकते आप फाइल का। ये कुछ लिमिटेशंस होती हैं, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे बात करते हैं। फाइल्स कैन बी सेपरेटेड इनटू ग्रुप्स कॉल्ड फोल्डर्स और डायरेक्टरीज, यानी कि फाइल्स जो हैं उनको अगर हम एक ग्रुप के अंदर रख दें तो उसको हम फोल्डर बोलते हैं। ठीक है, तो हर एक फोल्डर के अंदर फाइल्स या फिर और भी फोल्डर्स हो सकते हैं। और जो सब फोल्डर है, यानी कि फोल्डर के अंदर होने वाले फोल्डर को सब फोल्डर बोलते हैं। तो सब फोल्डर के अंदर फाइल्स भी हो सकते हैं और एक्स्ट्रा और सब फोल्डर्स भी हो सकते हैं, जिससे कि हम आसानी से फाइल्स को ढूंढ लेते हैं फोल्डर के अंदर। ठीक है, इसको हायरार्की में मैनेज किया जाता है, यानी कि अच्छे से सिस्टम में इसको मैनेज किया जाता है। इससे आप जो है फाइल्स को अपने डायरेक्टरी यानी कि फोल्डर में अच्छे से देख सकते हो और दूसरे सब डायरेक्टरी सब फोल्डर में मूव भी कर सकते हो। अब आता है क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स। फाइल्स कैसे क्रिएट करते हैं, फोल्डर्स कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे कॉपी करते हैं, कैसे पेस्ट करते हैं, कैसे मूव करते हैं, कैसे डिलीट करते हैं, सब चीजें हमें यहाँ पे समझनी है। सबसे पहले समझते हैं क्रिएटिंग अ फोल्डर। फोल्डर को कैसे क्रिएट किया जाता है। बहुत ही आसान तरीका है। आपको जिस भी डिस्क में क्रिएट करना है, लोकल डिस्क C, D, F जिस पे भी करना है, उसको ओपन कर लो। पहले ओपन करने के बाद यहाँ पे जैसे आपको कहीं भी खाली जगह मिल रही है ना, उस पर राइट क्लिक कर दो। बस खाली स्पेस में राइट क्लिक कर दो। राइट क्लिक करने के बाद आपको एक शॉर्टकट मेन्यू दिखाई देती है इस तरह से। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा न्यू का, ये रहा। न्यू पे जाओ और फोल्डर पे क्लिक कर दो और फिर आपसे वो पूछेगा फोल्डर का नाम। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट न्यू फोल्डर लिखा हुआ होता है, तो आप यहाँ पे कुछ भी नाम डाल दो। जैसे मैंने डाल दिया माई फोल्डर, तो यहाँ पे माई फोल्डर नाम डाल दो, एंटर प्रेस करो, आपका फोल्डर जो है क्रिएट हो जाएगा। समझ में आ गया। ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका है कि जैसे ही आप यहाँ पे कोई भी फाइल मतलब आप कुछ भी यहाँ पे ओपन करते हो, कोई भी डिस्क, यहाँ पे आपको एक न्यू फोल्डर का ऑप्शन डायरेक्ट यहाँ पे ऊपर दिख जाता है टूल बार में। तो आप यहाँ से भी नया फोल्डर क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, ये दोनों चीजें मैंने आपको बता दी। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि आपको टूल बार में न्यू फोल्डर मिल जाएगा, वहां से क्लिक कर दो या फिर राइट क्लिक करके न्यू पे जाके फोल्डर पे जाओ और फोल्डर का नाम डाल दो, वहां से आप फोल्डर क्रिएट कर सकते हो। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। फाइल कैसे क्रिएट करते हैं। फाइल क्रिएट करने का भी सेम ही तरीका है, कुछ भी नहीं, बस राइट क्लिक करना है आपको। राइट क्लिक करके न्यू पे जाओ और बहुत सारे फाइल के टाइप आपको दिख जाएंगे। यहाँ पे किसी भी तरह की आपको फाइल बनानी है उस पर क्लिक कर दो, समझ में आ गया, फाइल बन जाएगी। ठीक है, जो भी रिलेटेड सॉफ्टवेयर होगा वो ओपन हो जाएगा, आप वहां से फाइल क्रिएट कर सकते हो। रीनेम यानी कि नाम कैसे चेंज करते हैं फाइल का। राइट क्लिक कर दो, रीनेम पे क्लिक कर दो। यहाँ पे देखो मैं आपको बताऊँ एक चीज, इसको मिटा देता हूँ। देखो यहाँ पे रीनेम कैसे किया जाता है। फाइल पे या फिर फोल्डर पे जिसका भी आपको नाम बदलना है, यहाँ राइट क्लिक करो तो इस तरह से एक रीनेम का बटन आपको दिखाई देगा। इस पर आप क्लिक करोगे तो आप उसका नाम चेंज कर सकते हो। ठीक है, अच्छा डिलीट कैसे करते हैं। डिलीट करने का भी सेम तरीका है। राइट क्लिक करो और आपको जस्ट रीनेम के ऊपर यहाँ पे देखो डिलीट का ऑप्शन भी दिख रहा है, इसमें डिलीट कर दो, डिलीट हो जाएगा। अच्छा, कोई दूसरा तरीका नहीं है डिलीट करने का और रीनेम करने का। रीनेम करने का दूसरा तरीका है कि फाइल या फिर फोल्डर पे जस्ट क्लिक करो। देखो रीनेम करने का दूसरा तरीका क्या है कि शॉर्टकट की F2 प्रेस कर दो, फोल्डर पे क्लिक करो और शॉर्टकट की F2 प्रेस कर दो। अच्छा, डिलीट करने का क्या तरीका है। डिलीट करने के लिए कुछ भी नहीं, डिलीट का बटन दबा दो कीबोर्ड पे, कीबोर्ड पे डिलीट का बटन दबा दो, डिलीट हो जाएगा। फाइल को सेलेक्ट करो, डिलीट का बटन दबा दो। ठीक है, समझ में आ गया। ये सब चीजें समझ में आ गई, आपकी बता दी है मैंने। आगे एक वर्कशीट दी हुई है, इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, कॉपिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स। कॉपी कैसे करते हैं, यानी कि जिस लोकेशन पे है उस लोकेशन पे भी रहे और डुप्लीकेट फाइल जो है दूसरी लोकेशन पे भी पहुंच जाए। ठीक है, तो कॉपी करने के लिए क्या होता है, डुप्लीकेट हम ओरिजिनल फाइल की किसी दूसरी लोकेशन पे भी क्रिएट कर देते हैं और ओरिजिनल भी वहीं की वहीं रहती है जहां पहले थी। ठीक है, कैसे करते हैं, 2 या 3 तरीके यहाँ पे दे रखे, तीनों को बता देता हूँ। पहला तरीका है शॉर्टकट मेनू। ये जो मेनू खुलती है ना राइट क्लिक करने से, इसी को हम शॉर्टकट मेनू बोलते हैं। तो हम बस राइट क्लिक करेंगे फाइल पे और यहाँ पे एक कॉपी का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कर दो। फिर जहां पे आपको उसकी डुप्लीकेट कॉपी डालनी है वहां पे जाओ और वहां पे राइट क्लिक कर दो और वहां पे एक पेस्ट का ऑप्शन मिलेगा आपको। इस तरह से आपको यहाँ पे दिख रहा है ना एक पेस्ट का ऑप्शन, अभी दिखा देते हैं, ये रहा पेस्ट। इस पे आप क्लिक करोगे तो आपकी फाइल जो है वहां पे कॉपी हो जाएगी, डुप्लीकेट फाइल। अच्छा, ये तो हो गया कॉपी करना। इसके 2 तरीके और हैं, वो भी बताऊंगा, अभी रुक जाओ। एक होता है मूव करना, यानी कि एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में रख देना। ठीक है, तो जो फाइल पहली लोकेशन पे थी वहां से गायब हो जाएगी और नई लोकेशन पे आ जाएगी। उसके लिए हमें क्या करना होता है, शॉर्टकट मेनू पे हमें कट का ऑप्शन मिलता है।
यानी कट का मतलब है वहां से काट दो और दूसरी जगह पे चिपका दो। बस तो कट पे क्लिक करो यहाँ से, फिर जहां पे आपको वो चिपकानी है फाइल, जहां पे रखनी है, मूव करनी है, उस लोकेशन पे जाओ, फिर से राइट क्लिक करो, वहां पे जाके पेस्ट कर दो। कॉपी करते हैं कॉपी पेस्ट से, कट करते हैं कट पेस्ट से, मतलब कॉपी करते हैं कॉपी पेस्ट से और मूव करते हैं कट पेस्ट से। इतना क्लियर है। दूसरा तरीका क्या है कॉपी और मूव करने का? दूसरा तरीका क्या है कॉपी और मूव करने का? कि कॉपी की जो शॉर्टकट की है, कॉपी करने की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल+C, यानी कंट्रोल और सी बटन एक साथ दबा दो, आपकी फाइल कॉपी हो जाएगी। अब जहां पे आपको पेस्ट करना है वहां पे जाओ और कंट्रोल+V दबा दो, यानी कि पेस्ट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+V। तो कंट्रोल और वी एक साथ दबा दो, आपकी वहां पे पेस्ट हो जाएगी, तो फाइल आपकी कॉपी हो गई। अब मूव कैसे करते हैं? कट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+X, कंट्रोल और एक्स बटन एक साथ दबा दो, कट हो जाएगा। अब वहां पे जाके पेस्ट कर दो कंट्रोल+V से। ये दूसरा तरीका हो गया। अब तीसरा तरीका सुनो। तीसरा तरीका होता है ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप, इसमें कुछ भी नहीं है। कॉपी करने के लिए कंट्रोल की को दबा के रखो और उसको माउस से उठा के ले जाओ और दूसरी जगह पे रख दो। ये होता है ड्रैग एंड ड्रॉप, यानी कि आपको फाइल जो है इस वाली जगह से इस वाली जगह पे रखनी है फाइल। ये फाइल है, इसको यहाँ से यहाँ आपको कॉपी करना है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे उसको क्लिक करो और कंट्रोल का बटन दबा के रखो कीबोर्ड में और माउस से लेफ्ट क्लिक करके उठा के इसको यहाँ पे रख दो, कॉपी हो जाएगी। ठीक है। मूव कैसे करते हैं? मूव करने का भी सेम प्रोसेस है, लेकिन हमको कंट्रोल की नहीं दबानी होती है, बस उसको उठा के रख देते हैं। शायद एक बार चेक कर लूं मैं। बिल्कुल सही बोला मैंने। कंट्रोल की का जरूरत नहीं है वहां पे, डायरेक्ट आपको ड्रैग और ड्रॉप कर दो दूसरी लोकेशन पे। और ये सब चीजें कंट्रोल+X कंट्रोल+V ये मैंने बता दिया है आपको, कट और पेस्ट भी बता दिया है आपको। आगे बढ़ते हैं। परमानेंटली डिलीट कैसे करते हैं फाइल्स को? ये तो डिलीट करना बता दिया कि राइट क्लिक कर दो, शॉर्टकट मेनू से डिलीट पे क्लिक कर दो या फिर कीबोर्ड में डिलीट का बटन दबा दो। परमानेंटली डिलीट कैसे करते हैं? मैंने आपको बताया था कि जब आप किसी फाइल को डिलीट कर देते हैं तो वो पहले रिसाइकल बिन में जाती है, तब आपको दूसरा मौका भी मिलता है फाइल को वापस लाने का। परमानेंटली डिलीट करने के लिए आपको रिसाइकल बिन में से भी उसको डिलीट करना पड़ेगा। तो रिसाइकल बिन पे राइट क्लिक करो, एम्प्टी रिसाइकल बिन पे क्लिक कर दो, तो आपका रिसाइकल बिन खाली हो जाएगा। ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊं, यहाँ पे आपका जो रिसाइकल बिन है दिख रहा है आपको कहीं पे? यहाँ पे दिख रहा है ना? बस बस पहुंच गए पहुंच गए पहुंच गए। ये रहा, ये आपका रिसाइकल बिन है। इस पे आप राइट क्लिक करो और एम्प्टी रिसाइकल बिन का ऑप्शन आएगा आपके पास, उस पर क्लिक कर दोगे, रिसाइकल बिन खाली हो जाएगा बिल्कुल। तो सारी की सारी फाइल्स जो आपकी रिसाइकल बिन में पड़ी थी वो डिलीट हो जाएगी परमानेंटली। दूसरा क्या है? रिसाइकल बिन को ओपन कर लो डबल क्लिक करके, और वहां पे एक रिसाइकल बिन विंडो ओपन होगी, वहां से आप एम्प्टी कर सकते हो रिसाइकल बिन को। रिसाइकल बिन से कोई फाइल मुझे वापस लेकर आनी है, वो कैसे लाऊंगा? रिसाइकल बिन को ओपन कर लो और जो फाइल आपको वापस लेके आनी, डिलीट जो आपने कर दी थी गलती से, उसको वापस लेके आना, तो उस पर राइट क्लिक करो, रीस्टोर पे क्लिक कर दो। ठीक है। दूसरा तरीका क्या है? देखो पहला तरीका क्या है? पहला तरीका है फाइल पे क्लिक करो, राइट क्लिक करो, यहाँ पे एक रीस्टोर का ऑप्शन आएगा, इस पे दबा दो, फाइल जो आपकी वापस वहीं पहुंच जाएगी जहां पहले थी। दूसरा क्या है? फाइल पे सिंपल आप क्लिक कर दो, यहाँ पे एक रीस्टोर दिस आइटम नाम का ऑप्शन मिलेगा आपको, यहाँ से आप रीस्टोर कर सकते हो। एम्प्टी रिसाइकल बिन का ऑप्शन ये रहा, आप यहाँ से एम्प्टी कर सकते हो। ठीक है। तो इस तरह से आपका ये पहला यूनिट समाप्त होता है। ठीक है। ये और क्वेश्चन है, इनको भी आप ट्राई कर लेना। अब आता है यूनिट 2, अप्लाई बेसिक स्किल्स फॉर केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ कंप्यूटर। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर को हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं, कैसे उसकी केयर करनी चाहिए हमको। ठीक है। तो देखिए, कंप्यूटर सिस्टम्स रिक्वायर मेंटेनेंस सो दैट द सिस्टम वर्क्स एफिशिएंटली। तो कंप्यूटर को केयर की जरूरत होती है ताकि उसका सिस्टम जो है एफिशिएंटली काम कर सके। पुअर मेंटेनेंस से आपका सिस्टम फेलियर हो सकता है। रेगुलर केयर और मेंटेनेंस से आपको हेल्प होती है कि आप कोई भी इश्यू जो कंप्यूटर में आ रहा है उसको आप अर्ली स्टेज में ही पता कर लेते हो। ठीक है। और उससे आप जो है उसको ठीक कर सकते हो। उसके बाद हमारे जो कंप्यूटर है उसमें बहुत सारा इंपॉर्टेंट डाटा स्टोर रहता है और ये जरूरी है कि हम रेगुलर मेंटेनेंस करते रहें अपने कंप्यूटर की। कंप्यूटर वायरस, मालवेयर और अदर हार्मफुल सॉफ्टवेयर जो है हमारे कंप्यूटर को बर्बाद कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें एंटीवायरस इंस्टॉल करना चाहिए और उसको लगातार पीरियडिकली जब भी जरूरत हो तब हमको उसे अपडेट करना चाहिए ताकि हमारा कोई भी डाटा का लॉस बचाया जा सके। लार्ज नंबर ऑफ फाइल्स हमारे कंप्यूटर में होती है, ये फाइल्स डिसऑर्गेनाइज और फ्रेगमेंट हो सकती हैं जिससे कि हमारा कंप्यूटर स्लो डाउन हो सकता है। रेगुलर मेंटेनेंस में हमारा क्या क्या आता है? इंस्टॉलिंग अपडेट्स, सिक्योरिटी, टेकिंग बैकअप्स, स्कैन एक्सेट्रा। अच्छा, हमें कंप्यूटर के इंटरनल और एक्सटर्नल पार्ट्स दोनों का केयर करना चाहिए। कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, उनको समझ लेते हैं। कंप्यूटर को डस्ट फ्री रखो, धूल धक्कड़ से बचा के रखो।
जब आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हो तो खाना पीना मत खाओ, क्योंकि खाना पीना आपके सिस्टम पे गिर सकता है। ठीक है। उसके बाद कीबोर्ड को साफ रखो, और कीबोर्ड यूज करने से पहले अपने हाथों को साफ रखो। ऐसा नहीं खाना खा रहे हो हाथ गंदे हो रहे हैं और चीजें। ठीक है। सीडी और डीवीडी पे स्क्रैच नहीं आने चाहिए, उनको साफ रखो, अच्छे से हैंडल करो। कीबोर्ड को कवर करके रखो जब आप यूज नहीं कर रहे हो। अब यहाँ पे कुछ बातें लिखी हुई हैं कि हम कैसे कैसे कंप्यूटर के कंपोनेंट्स को साफ कर सकते हैं। अगर आप प्रॉपर केयर करते हो तो वो लंबी लाइफ जिएंगे आपके कंप्यूटर कंपोनेंट्स। ठीक है। जैसे अगर मान लो आपकी कोई केबल डैमेज हो गई है लेकिन काम कर रही है, तो आप उसको बदलवा दो या फिर ठीक करवा दो, जिससे कि कोई भी दूसरा आइटम खराब ना हो जाए कंप्यूटर का। हमारा जो सीपीयू होता है उसमें एक फैन होता है जिससे कि सीपीयू को ठंडा किया जाता है। जब जब सीपीयू गर्म हो जाता है तो उसको ठंडा करने के लिए फैन होता है। अगर फैन ब्लॉक हो चुका है, काम नहीं कर रहा है, शायद धूल वगैरह उसमें जम गई है, उसकी वजह से वो नहीं चल पा रहा है, और उसको रिपेयर नहीं किया गया, तो आपके कंप्यूटर में आग लग सकती है। तो इसलिए रेगुलर इंस्पेक्शन जरूरी है कंप्यूटर के कंपोनेंट्स की, जिससे कि हमारे कंप्यूटर की लाइफ भी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है। कुछ प्रिकॉशंस दे रखी है, जब भी हम कंप्यूटर के कंपोनेंट्स को साफ करते हैं तो क्या क्या बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। हमेशा पावर ऑफ कर लो कंप्यूटर को साफ करने से पहले। कोई भी क्लीनिंग फ्लूइड, साफ करने का लिक्विड जो है, डायरेक्टली कंपोनेंट पे नहीं डालना है। ठीक है। पहले उसको कपड़े पे डालो, फिर उस कपड़े से साफ कर दो। ठीक है। कभी भी लिक्विड जो है सर्किट बोर्ड वगैरह में नहीं जाना चाहिए। प्रिफरेबली यूज एंटी स्टैटिक रिस्ट वॉच बैंड का यूज करो, जिससे कि आपको इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का शॉक ना लगे। कंप्यूटर मॉनिटर को कैसे साफ करते हैं, उसको साफ करने के लिए कोई कॉटन का लिंट फ्री क्लॉथ वगैरह ले लो, और या तो आप पानी ले लो या फिर कोई स्पेशल क्लीनिंग लिक्विड ले लो। लिक्विड डायरेक्टली स्प्रे नहीं करना है स्क्रीन पर। कैसे करना है, पहले कपड़े पर डालो, उसके बाद जेंटली प्यार से उसे साफ कर दो। कीबोर्ड को कैसे साफ करते हैं, तो कीबोर्ड में धूल और ये सब चीजें जा सकती हैं हमारे कीज के अंदर, तो उससे कीबोर्ड ठीक से काम नहीं कर पाएगा। तो आपको उसके लिए कुछ भी नहीं करना है, मतलब करना तो है, कुछ तो करना है। आपको जो है कीबोर्ड को पीरियडिकली यानी कि समय समय पर साफ करना है। क्या करना है, बस कीबोर्ड को उल्टा कर दो और झाड़ दो, ये करना होता है। या फिर आप इसको वैक्यूम वगैरह से भी साफ कर सकते हो, वैक्यूम क्लीनर से। और उसके बाद लिंट फ्री क्लोथ से आप की जो बटन के कीज का जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, उसको भी साफ कर सकते हो। स्प्रे जो है, हमें लिक्विड डायरेक्टली नहीं डालना है, कि अगर आपने डायरेक्टली छिड़क दिया उस पर लिक्विड, तो वो कीज के अंदर जो ये वाला जो स्पेस होता है ना, इसमें वो घुस जाएगा। ठीक है। ऑप्टिकल माउस, जो आपका माउस होता है, उसको क्लीन करने का क्या तरीका है ऑप्टिकल माउस को? एक मिनट। यू कैन क्लीन द बॉटम ऑफ द ऑप्टिकल माउस विद अ क्लीन लिंट फ्री क्लॉथ। लेंस एरिया कैन बी क्लीन बाय ब्लोइंग एयर और कॉटन स्वैब। वही सब चीजें हैं कि भाई लिंट फ्री क्लॉथ लो, कॉटन का क्लॉथ लो, और कोई भी लिक्विड डायरेक्टली स्प्रे नहीं करना है, और जेंटली साफ करना है। डिजिटल कैमरा का भी वही है, लेंस तो कभी भी टच ही नहीं करना है उसका। डस्ट को रिमूव करने के लिए सॉफ्ट लेंस ब्रश ले लो, या तो सॉफ्ट लेंस ब्रश ले लो, या फिर ड्राई क्लॉथ से साफ कर दो। कोई ज़्यादा वैसी धूल है तो उसके लिए आप स्पेशल लिक्विड ले लो, और जो कि डायरेक्टली स्प्रे नहीं करना है। नेवर पुट फ्लूइड डायरेक्टली ऑन द लेंस, पहले कपड़े पे डालो फिर साफ कर दो, वही बात है। सीडी और डीवीडी को कैसे हैंडल करते हैं, तो इनको अच्छे से प्रॉपर किसी बॉक्स में, किसी केस में रखो, जिससे कि इसका डैमेज ना हो। और अगर कोई धूल वगैरह उसमें लग गई है तो आप क्या करोगे, हाथ से साफ नहीं करना है, क्योंकि फिंगरप्रिंट वगैरह लग जाएंगे। ठीक है। तो उसको आप जो है किसी कॉटन वगैरह के कपड़े से साफ कर दो। अगर डर्ट नहीं जा रही है, धूल नहीं जा रही है, तो आप फिर जब लिक्विड का इस्तेमाल करो, और डायरेक्टली स्प्रे नहीं करना है, और वही सब चीज़ें। आगे बात करेंगे प्रिपेयरिंग मेंटेनेंस शेड्यूल। मेंटेनेंस शेड्यूल यहाँ पे दिया हुआ है, कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि आप अपने जो है कंप्यूटर, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर सभी को साफ रखो, और हार्डवेयर अगर प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा तो उसको रिप्लेस करो। फूड आइटम्स को दूर रखो कंप्यूटर से। केबल जो है मैश यानी कि इधर उधर बंधे हुए नहीं होने चाहिए। अनऑथोराइज सॉफ्टवेयर को हटा दो, कंप्यूटर से डिलीट कर दो। अगर कोई फालतू का सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में है जो कि आपको लगता है कि हार्मफुल हो सकता है आपके लिए, रेगुलर बैकअप करते रहो डाटा का। बैकअप्स प्रॉपर्ली हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, तो आप जो है उस चीज़ को चेक करते रहो। ठीक है। डाटा को रीस्टोर करके चेक कर लो कि आपका जो बैकअप है वो प्रॉपर हुआ है कि नहीं हुआ है। एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव का यूज़ कर सकते हो आप किसके लिए, बैकअप करने के लिए। एंटीवायरस पीरियडिकली यूज़ करो, और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को अप टू डेट रखो, मतलब अपडेट करते रहो उस चीज़ को। ओवर चार्ज मत करो बैटरीज को। वेंट्स जो है आपके, यानी कि
आपके सीपीयू में जो वेंट्स होते हैं उनको ब्लॉक नहीं होने देना है, और ऑलवेज शट डाउन द कंप्यूटर प्रॉपरली। रेगुलर स्कैन होनी चाहिए वायरस वगैरह के लिए। इफेक्टिव एंटीवायरस जो है आपके कंप्यूटर में होना चाहिए, वो अपडेटेड होना चाहिए, जिससे कि वो नए 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 वायरस को पकड़ ले और मार दे। फुल सिस्टम स्कैन होनी चाहिए पीरियोडिकली, और हफ्ते में एक बार तो कम से कम होनी चाहिए। रेगुलर डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन भी होना चाहिए, जिससे कि सारे के सारे फालतू की इन्फॉर्मेशन वहां से चली जाए, जिससे कि कंप्यूटर स्लो हो जाता है। डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन आप रेगुलर इंटरवल पे करते रहो, जिससे कि डिस्क स्पेस भी कम हो जाता है हमारा, मतलब ऑप्टिमाइज हो जाता है। ठीक है, रेगुलर बैकअप करते हो डाटा का, वही चीज़ यहाँ पे बार बार लिखी हुई है, क्यों आपको परेशान किया जा रहा है। अगर डाटा लॉस हो जाता है तो आप उसका बैकअप कर सकते हो। ठीक है, वायरस वगैरह आ गया तो डाटा लॉस्ट हो जाएगा, तो उससे आप अपना बैकअप ले सकते हो। अगर आपने डाटा को बैकअप कर रखा है तो आप उसे रिस्टोर कर सकते हो। ठीक है, आगे बात करेंगे। सिस्टम शुड बी अपग्रेडेड विद न्यू अपडेट्स दैट वर नॉट एट द टाइम ऑफ परचेज। यानी कि ऐसा होता है कि हमने जब नया नया कंप्यूटर खरीदा था तो उसमें कम फीचर्स थे, लेकिन अपडेट होने के बाद कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स आ जाते हैं, तो हमको टाइम टू टाइम से अपडेट कर लेना चाहिए। लाइक इंक्रीजिंग रैम टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस, ऑल्सो स्टोरेज स्पेस शुड बी इंक्रीज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ मोर इन्फॉर्मेशन। If you are getting some disk errors, then make sure that temporary internet files are deleted from the time to time। तो आपकी जो temp files होती है, टेम्परेरी वाली फाइल्स, उनको टाइम टू टाइम डिलीट करते रहो, तो कभी कभी उनकी वजह से भी हमारे कंप्यूटर में एरर्स आ जाते हैं। तो वायरस से कैसे बचना होता है, पहले एक बार ये वर्कशीट का आप स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं फिर। वायरस से कैसे बचाना होता है कंप्यूटर को, देखो कंप्यूटर वायरस एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो कि किसी दूसरे प्रोग्राम के साथ चिपक के आ जाता है अपने कंप्यूटर में, और आपका जो वायरस है वो डिस्ट्रक्टिव हो सकता है, आपके कंप्यूटर को बर्बाद कर सकता है, आपका डाटा इरेज कर सकता है, प्रोग्राम्स को करप्ट कर सकता है। ठीक है, वायरस की जो फुल फॉर्म होती है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज होती है, याद रखना। वायरस की फुल फॉर्म होती है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। वायरस जब आपके कंप्यूटर में आता है तो वो अपनी बहुत सारी कॉपीज कर लेता है अपने आप से, और खतरनाक खतरनाक हार्मफुल काम करने लगता है अपने कंप्यूटर में। कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जो सर्टेन डेट और टाइम को एक्टिव होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो किसी ना किसी फाइल से चिपक कर आपके कंप्यूटर में आ जाते हैं, और आप ही किसी और फाइल से चिपक के उसको भी बर्बाद कर देते हैं। आपके ईमेल मैसेजेस से के साथ भी आपके जो है वायरसेस आ सकते हैं, जो कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में स्प्रेड हो सकते हैं। कंप्यूटर वायरस कैन इन्फेक्ट ओनली द सॉफ्टवेयर नॉट द हार्डवेयर। ये तो पता ही है यार, कंप्यूटर वायरस सॉफ्टवेयर को तो इफेक्ट कर सकता है, हार्डवेयर को कैसे कर देगा। अब मुझे बताओ, वायरस आ गया आपके कंप्यूटर में, ऐसा थोड़ी है कि आपने देखा भाई मेरे मॉनिटर की स्क्रीन चटकी हुई है, क्यों वायरस आ गया, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो कैसे 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 आ सकता है वायरस, इन्फेक्टेड फाइल से, इन्फेक्टेड पेन ड्राइव से, सीडी रोम डीवीडी रोम अगर इन्फेक्टेड है तो उनसे भी आ सकता है, और ईमेल्स के अटैचमेंट के साथ भी वायरस आ सकता है। ठीक है, तो इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आने से हमें कोरोना हो सकता है, उसी तरह से कोरोना भी तो वायरस ही है ना, ऐसे ही इन्फेक्टेड फाइल के कांटेक्ट में आने से भी कंप्यूटर में वायरस आ सकता है। कंप्यूटर वायरस क्या नहीं कर सकता है, फाइल्स को इन्फेक्ट नहीं कर सकता है सीडी और डीवीडी में, अगर वो क्लोज्ड फॉर राइटिंग है। अगर हमने सीडी डीवीडी की फाइल्स को क्लोज कर रखा है फॉर राइटिंग, तो उनको वो इफेक्ट नहीं कर पाएगा। और ये कंप्यूटर हार्डवेयर को भी जो है कुछ नहीं कर सकता। कभी कभी कंप्यूटर जो है स्ट्रेंज बिहेवियर शो करता है, तो उससे भी पता चल जाता है कि उसमें वायरस आ गया है। कैसे कैसे पता चलेगा कि हमारे कंप्यूटर में वायरस है, कंप्यूटर ने काम करना स्लो कर दिया है, फाइल का साइज अचानक से बढ़ रहा है या फिर घट रहा है, कभी कभी काम मतलब हम उसको कमांड दे रहे हैं वो रेस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है, नंबर ऑफ फाइल्स बढ़ गई हैं अपने आप ही बहुत सारी, एरर एरर ही एरर आ रहा है कंप्यूटर में, अपने आप रीस्टार्ट हो रहा है। ये सब चीजें वायरस के आने के सिम्टम्स हैं। जैसे कोरोना के सिम्टम होते हैं, ऐसे यहाँ पे इस वायरस के भी सिम्टम होते हैं। ठीक है, स्कैन कैसे करते हैं वायरस को, और स्पैम फाइल वगैरह को, टेम्परेरी फाइल्स को डिलीट कैसे किया जाता है, तो कुछ पॉइंट्स आपको दे रखे हैं वायरस से बचने के लिए। सबसे पहले एंटीवायरस डाउनलोड करके रखो, इंस्टॉल करके रखो, एंटीवायरस को अपडेट करके रखो, हमेशा स्कैन करते रहो फाइल्स को, जो भी आप इंटरनेट से डाउनलोड करते हो। जब भी आप कोई फाइल इंटरनेट से डाउनलोड कर रहे हो तो पहले उसे स्कैन करो। उसके बाद अननोन पर्सन के ईमेल्स को ओपन मत करो, किसी भी अनट्रस्टवर्दी पर्सन को अलाउ मत करो अपने कंप्यूटर को यूज करने के लिए। किसी भी अननोन पेन ड्राइव और सीडी को अपने कंप्यूटर में यूज मत करो। कभी भी विंडोज पॉपअप जो आते हैं जब आप इंटरनेट में सर्फ करते हो, जैसे आप अपना क्रोम यूज कर रहे हो, आप किसी वेबसाइट पे विजिट कर रहे हो, तो ऊपर आता है कि आपके कंप्यूटर में वायरस है, क्लिक करें, तो वो फर्जी होता है, उस चीज पे क्लिक नहीं करना है, उस पर क्लिक करने से और वायरस आ जाएगा। ठीक है, प्रिपेयरिंग कंप्यूटर अगेंस्ट वायरस। अब मान लो कि आपके कंप्यूटर में वायरस आने वाला है, उससे पहले हम क्या करें।
उसके लिए आपको एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होता है और उसको अपडेट भी करना होता है टाइम टू टाइम, और टाइम टू टाइम स्कैन करना होता है। और अगर वायरस आ भी चुका है तो वो दूसरे मतलब वो उन वायरसेस को रिमूव भी कर सकता है, ठीक है, डिटेक्ट कर लेता है और रिमूव कर देता है मैलिशियस प्रोग्राम्स को फ्रॉम द कंप्यूटर। एग्जांपल दे रखा है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के मैकाफी वायरस स्कैन, नॉर्टन एंटीवायरस, माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी एसेंशियल्स एंड क्विक हील, ठीक है। एंटीवायरस को इफेक्टिव करने के लिए हमें क्या करना होता है, बैकग्राउंड में ऑल टाइम रन करना चाहिए वो, ठीक है, अपडेट रहना चाहिए वो, जैसे कि नए नए वायरस को रिकॉग्नाइज कर सके। और फुल डिस्क स्कैन आपको पीरियडिकली करनी चाहिए। कैसे कैसे स्कैन करते हैं, क्विक हील टोटल सिक्योरिटी का एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है सॉफ्टवेयर का। स्टार्ट पे जाओ, ऑल प्रोग्राम्स पे जाओ, इस पर क्लिक करो, ये ओपन हो जाएगा। इसको ओपन होने के बाद जो आपकी कुछ इस तरह से मेन विंडो ओपन होती है। यहाँ पे एक स्कैन का बटन आपको दिख रहा है, यहाँ से आप स्कैन कर सकते हो, ठीक है। तो आप इस स्कैन पे क्लिक करोगे और फुल सिस्टम स्कैन पे वहाँ पे क्लिक कर दोगे तो आपकी स्कैन शुरू हो जाएगी। कंप्लीट जब स्कैन हो जाएगी तो आपको पूरी की पूरी रिपोर्ट वो दे देगा, वहाँ से आप इसको क्लोज कर सकते हो। और भी एंटीवायरस होते हैं, नॉर्टन एंटीवायरस, मैकेफी, इनमें भी सेम ही तरीका होता है स्कैन करने का। एक और वर्कशीट दी हुई है, इसको आप देख लो, ठीक है। सब कुछ पढ़ा दिया, टेंशन मत लो, देखो सब कुछ एक एक क्वेश्चन देख लो, सब कुछ पढ़ा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, रिमूविंग टेम्परेरी। आपको लग ही रहा है कि भैया जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं, बहुत कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है, वही चीज बार बार लिखी हुई है। टेम्परेरी फाइल्स हमारे कंप्यूटर में अपने आप क्रिएट हो जाती है, उनको कैसे डिलीट करना होता है, ठीक है। तो आप प्रोग्राम रन करते हो तो टेम्परेरी फाइल्स क्रिएट हो जाती है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज विंडो प्रोग्राम आपको .tmp फाइल क्रिएट करके दे देते हैं अपने आप से ही, ठीक है। तो इनको डिलीट करना चाहिए हमें। वेब ब्राउजर भी इनको क्रिएट कर देते हैं अपने आप से। तो कैसे क्रिएट करते हैं, एक और लाइन लिखी हुई है, इसे भी पढ़ लो। ये बहुत सारा अमाउंट खा लेते हैं हमारे डिस्क स्पेस का, यानी कि बहुत सारी स्टोरेज ये खा जाते हैं, ठीक है। अब कैसे डिलीट करते हैं समझो। कंप्यूटर पे जाओ, कंप्यूटर विंडो ओपन हो जाएगी, वहाँ पे लोकल डिस्क सी में जाओ, प्रॉपर्टीज में जाओ, शॉर्टकट मेनू में जाओ, फिर प्रॉपर्टीज में जाओ, वहाँ पे डिस्क क्लीनअप लिखा हुआ होता है, वहाँ पे जाओ। समझो फिर से, यहाँ पे जैसे आप राइट क्लिक करते हो लोकल डिस्क सी पे, वहाँ पे एक प्रॉपर्टीज का ऑप्शन दिखता है लास्ट में। प्रॉपर्टीज पे जनरल में जाओगे और वहाँ पे डिस्क क्लीनअप दिखाई देगा आपको, डिस्क क्लीनअप पे क्लिक कर दो। और यहाँ पे जो है एक मिनट, डिस्क क्लीनअप पे आप जब क्लिक करते हो, यहाँ पे दे नहीं रखा है, हाँ, तो यहाँ पे एक टेम्परेरी फाइल्स का ऑप्शन आपको दिख रहा है ना इस तरह से, इस पे आप टिक मार दो और फिर उसके बाद ओके पर क्लिक कर दो। इस पे जब आप क्लिक कर देते हो तो आपका जो है ये पूछता है आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट परमानेंटली डिलीट दिस फाइल्स, तो आप डिलीट फाइल्स पे क्लिक कर दो, आपकी टेम्परेरी फाइल्स डिलीट हो जाएंगी। इतना क्लियर है, ये सब चीजें बता दी मैंने, इतना क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, रिमूविंग फाइल्स ऑफ टेम्परेरी फोल्डर। एक टेम्परेरी यानी कि TEMP नाम का एक फोल्डर होता है, उससे हम फाइल्स को कैसे डिलीट करते हैं। कुछ भी नहीं करना, विंडोज प्लस R बटन दबाना है तो आपका रन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। मैं दबा के दिखाता हूँ, विंडोज प्लस R मैंने प्रेस किया तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक रन डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। यहाँ पे मैंने परसेंट टाइम पे परसेंट टाइप करना होता है, परसेंट टाइम पे परसेंट मुझे यहाँ पे टाइप करना होता है, मैंने कर दिया टाइप, पहले से ही किया हुआ था, ठीक है। ओके पर क्लिक करूंगा तो आपका जो है टेम्प फोल्डर ओपन हो जाएगा, आपका TMP यानी कि टेम्प फोल्डर ओपन हो जाएगा कुछ इस तरह से। आपको यहाँ पे Ctrl+A दबाना है, सभी फाइल्स और सभी फोल्डर सेलेक्ट हो जाएंगे और इसको डिलीट कर देना है, डिलीट बटन दबा के डिलीट कर दो। ये पूछेगा, कंफर्मेशन मांगेगा आपसे डिलीट करने के लिए, आप यस पे क्लिक कर देना, ये डिलीट हो जाएंगी, ठीक है। आ गया समझ में, आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं फायरवॉल के बारे में। फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल या तो कोई हार्डवेयर है या फिर कोई सॉफ्टवेयर है जो कि हमारे कंप्यूटर को वायरस से बचाता है। क्या करता है वो एक बैरियर के तरह काम करता है, वो चेक करता है हर एक डाटा को जो आ रहा है। डाटा जो है ना, कहीं भी जब डाटा ट्रांसफर होता है वो पैकेट्स की फॉर्म में होता है। किसकी फॉर्म में होता है, पैकेट्स की फॉर्म में, पैकेट बोले तो PACKET, ठीक है। तो एक एक पैकेट को वो चेक करता है कि वो सही है कि नहीं है, उसमें कोई खतरा तो नहीं है, कोई वायरस वगैरह तो नहीं है, उस चीज को वो चेक करता है। जब पास कर देता है तभी वो आने देता है डाटा को, ठीक है। तो फायरवॉल एक वॉल यानी कि दीवार की तरह काम करता है, समझ गए। अब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, जो भी चीज यहाँ पे लिखी हुई है। अ कंप्यूटर फायरवॉल could be a programmable device or a software or a network security system that monitors and controls incoming and outgoing network traffic based on user defined safety rules। यानी कि यूजर अपने सेफ्टी रूल्स डिफाइन करता है, उसके अकॉर्डिंग ये जो फायरवॉल है वो काम करता है और मॉनिटर करता है, कंट्रोल करता है आने जाने वाले नेटवर्क ट्रैफिक को, ठीक है। आगे बात करें, ये हमारी सिक्योरिटी को एनहांस यानी कि इंक्रीज कर देता है नेटवर्क के अंदर, सच एज LAN और द इंटरनेट।
ठीक है। लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क में या फिर इंटरनेट में हमारे डाटा को वो हमारी सिक्योरिटी को इंक्रीज करता है। अ फायरवॉल टाइपिकली एस्टेब्लिशेस अ बैरियर बिटवीन अ ट्रस्टेड इंटरनल नेटवर्क एंड अनट्रस्टेड एक्सटर्नल नेटवर्क सच एज द इंटरनेट। इंटरनल नेटवर्क ट्रस्टेड यानी कि मैंने खुद का एक नेटवर्क बना रखा है छोटा सा अपने घर में, वो हो गया मेरा ट्रस्टेड इंटरनल नेटवर्क, उससे मुझे कोई खतरा नहीं है। एक इंटरनेट है, एक्सटर्नल नेटवर्क है और अनट्रस्टेड है, उससे मुझे कोई भरोसा नहीं है इंटरनेट पे कि वो सेफ है या नहीं है। तो उसके दोनों नेटवर्कों के बीच में एक बैरियर की तरह काम करेगा और एक एक पैकेट को चेक करेगा, इंस्पेक्ट ईच पैकेट ऑफ डाटा वेदर इनकमिंग और आउटगोइंग एंड डिटरमाइंस, अगर डाटा आ रहा है या फिर डाटा जा भी रहा है, हर एक पैकेट को चेक करेगा और बताएगा कि उसको आगे जाने देना चाहिए कि ब्लॉक कर देना चाहिए। ठीक है। मेन पर्पस क्या है फायरवॉल का? टू रिड्यूस और एलिमिनेट द ऑकरेंस ऑफ अनवांटेड नेटवर्क कम्युनिकेशंस व्हाइल अलाउइंग नॉर्मल ट्रैफिक। तो अगर बीच में नेटवर्क में कोई गड़बड़ ना हो, इस चीज को रिमूव करने के लिए फायरवॉल का यूज। आगे आता है कुकीज। कुकीज क्या है? कुकीज आर स्मॉल फाइल्स विच आर स्टोर्ड ऑन अ यूजर्स कंप्यूटर व्हेन यू विजिट अ वेबसाइट ऑन द इंटरनेट। तो आप इंटरनेट में कभी भी कोई भी वेबसाइट जब विजिट करते हो तो कोई स्मॉल स्मॉल फाइल्स वहां पे स्टोर हो जाती हैं जिसको हम बोलते हैं कुकीज। ठीक है। आपके कंप्यूटर में भी वो फाइल स्टोर होती है। ठीक है। आगे बात करें, इन फाइल्स का काम क्या होता है? टू होल्ड डाटा स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर क्लाइंट और वेबसाइट। तो आपके बारे में और वेबसाइट के बारे में थोड़ा थोड़ा डाटा यहाँ पे स्टोर होता है। तो जब भी आप किसी वेबसाइट को विजिट करते हो, इट सेंड्स अ कुकी टू योर कंप्यूटर वेयर इट इज स्टोर्ड इन अ फाइल। तो आप जैसे ही आप किसी वेबसाइट को विजिट करोगे तो आपके कंप्यूटर में एक कुकी जो है स्टोर हो जाएगी कहीं ना किसी फाइल में। ठीक है। ओनली द वेबसाइट दैट क्रिएट्स द कुकी कैन रीड इट। तो जिस वेबसाइट पे आपने विजिट किया, केवल वही वेबसाइट उस कुकी को रीड कर सकती है, कोई और उसको रीड नहीं कर सकता है। ठीक है। इससे क्या होता है कि वेबसाइट वालों को पता चल जाता है पहले आपने क्या हमारी वेबसाइट पे देखा है और उसी के अकॉर्डिंग वो आपको आगे चीजें दिखाते हैं। ये होता है। ठीक है। दीज फाइल्स टाइपिकली कंटेन इन्फॉर्मेशन अबाउट योर विजिट टू योर वेब पेज और रिकॉर्ड योर लॉगिन इन्फॉर्मेशन, दिस में नॉट बी बैड। ठीक है। तो ये जो है आपकी इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड कर लेते हैं कि आपने क्या क्या किया था जब भी आपने हमारी वेबसाइट को विजिट किया था। और ये जरूरी नहीं कि ये खराब चीज़ है, ये सही चीज़ भी है। इससे जो है उनको भी आसानी होती है कि आपने क्या कब विजिट किया, जिससे आपको और भी सजेशंस मिले। मान लो आप शॉपिंग कर रहे हो, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो, तो आपकी जो है वो कुकीज स्टोर कर देते हैं अपने कंप्यूटर में और आपको उनको पता चल जाता है कि आपने कब क्या सर्च किया है उनकी वेबसाइट पे, कब क्या ढूंढा है आपने। तो उसी के अकॉर्डिंग वो आपको और भी चीजें सजेस्ट करते हैं। ठीक है। और आपकी जो शॉपिंग कार्ट है उसको भी ट्रैक कर लेते हैं उसकी वजह से। इफ देयर इज नो, अगर कुकी नहीं होती तो शॉपिंग कार्ट वुड बी रीसेट टू जीरो एवरी टाइम यू क्लिक ऑन द न्यू लिंक इन द वेबसाइट। तो अगर कुकीज स्टोर नहीं होती तो आपकी जो क्या करते हैं, जब हम भी कोई कुछ मंगाना होता है तो पहले हम 2-3 आइटम्स कार्ट में ऐड कर लेते हैं एक साथ, ऐसा ही तो होता है। अगर कुकीज नहीं होती तो आप जितनी बार जो वेबसाइट है उसको ओपन करते हैं, हर बार आपको आपको अपनी कार्ट जो है वो खाली मिलती, क्योंकि वो जो आइटम्स होते हैं वो कुकीज की फॉर्म में स्टोर होते हैं। ठीक है। एंड वुड नॉट बी पॉसिबल टू बाई एनीथिंग ऑनलाइन। ठीक है। आगे बात करेंगे। तो आप कुछ ऑनलाइन खरीद ही नहीं पाते। अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस कुकीज could not transfer viruses or malware to the computer, but some viruses and malware may get disguised through cookies. नॉर्मल कंडीशन में तो कुकीज हार्मफुल होती ही नहीं है, इनसे कोई भी वायरस वगैरह ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। लेकिन कुछ कुछ महान लोग होते हैं वो कर देते हैं इन चीज़ों को, तो वो भी कुकीज का यूज़ करके वायरस वगैरह को आपके कंप्यूटर में भेज देते हैं। तो आप कुकीज को कैसे मैनेज कर सकते हैं? आप जो है कुकीज को डिलीट करके आप जो है इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। ठीक है। तो हर एक ब्राउजर की अलग अलग लोकेशन पे कुकीज स्टोर्ड होती हैं और रेंज ऑफ ऑप्शंस होते हैं, आप उनसे कुकीज को हैंडल कर सकते हो और कुकीज की सेटिंग्स में जा सकते हो प्राइवेसी ऑप्शंस के अंदर, और वहां से आप कुकीज को डिलीट वगैरह भी कर सकते हो। जो भी करना है वहां से आप कर सकते हो। बात ये है। आगे बढ़ते हैं। आखिरी वर्कशीट आपके सामने ये है। 8 क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं। इन क्वेश्चन को भी आप एक बार छाप लीजिए, कर लीजिए, अच्छे हैं। ये देखो कितना आसान है। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेम्परेरी फाइल। .tmp यही होगा, बी वाला ऑप्शन करेक्ट, खत्म। आगे बढ़ते हैं। एक फ्लो चार्ट यहाँ पे दिया हुआ है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है। फ्लो चार्ट बोल लो, माइंड मैप बोल लो, कुछ ही बोल लो ऐसे। ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, अच्छा है। एक और है, इसका भी ले लो फिर। मैं इधर आ जाता हूँ। ठीक है। तो भाई यहाँ पे हमारा चैप्टर समाप्त होता है और मुझे उम्मीद है कि आपको सारी की सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। कोई भी चीज अगर मैं आपको अगर डाउट है तो एक बार उसे रीड कर लेना पहले, फिर भी डाउट रहता है तो वीडियो फिर से देख लेना। पूरी वीडियो फिर से मत देखना, परेशानी होगी आपको, आपका समय इतना कीमती है।